Assalamu alaikum बच्चों. Once again back with the new episode of physics. Welcome you all to the UGI official portal. आप सब लोगों को UGI के official portal पे खुशामदीद. उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और अपने काम को, अपने टाइम को प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर रहे होंगे, वेस्ट नहीं कर रहे होंगे. उम्मीद करते हैं कि अगस्त तक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खुल जाएंगे, रीओपन हो जाएंगे दोबारा और हमारी सारी एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वापस रीस्टोर हो जाएंगी उन्हीं असल हालत में, उसी असल हालत में जहाँ से आपने डिसकंटिन्यू किया था. लेकिन जी बच्चों, अपनी बात को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्विट किया था लास्ट टाइम. वी वर डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस पे बात कर रहे थे. दो एप्लीकेशंस उसकी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली थी. वी हैव डिस्कस्ड टॉरिसेलिस थ्योरम एंड वी हैव डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ स्पीड एंड प्रेशर. प्रेशर और स्पीड में क्या रिलेशन है, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. तो भाई यहाँ से बात को लेके आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड. ये टॉपिक हमारा लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका था. मैंने कहा था इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दूंगा, एग्जांपल्स पे बात करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा. तो आज उन्हीं एग्जांपल्स को हमने डिस्कस करना. लास्ट टाइम बच्चों हम इस नतीजे पे पहुंचे थे, इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि प्रेशर एंड वेलोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसके हवाले से हमने एक बड़ा अहम लॉ कह लें या एक स्टेटमेंट कह लें हम लोगों ने पढ़ी थी. वो स्टेटमेंट कुछ ऐसे थी, वेयर एवर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो. जहाँ कहीं पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा. जिस जगह पे फ्लूइड की स्पीड बहुत हाई होगी वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा. इसके बरक्स जहाँ पे स्पीड स्लो होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर आपको याद हो, मैंने एक ऐसा पाइप, एक ऐसी डक्ट लास्ट टाइम ड्रॉ की थी और आपसे पूछा था बताइए भाई किस जगह प्रेशर हाई होगा. मैं उसी डक्ट को दोबारा ड्रॉ करके फिर चंद एक एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूंगा आगे. डू यू नो दिस डक्ट, इस डक्ट को क्या कहते हैं? चलें, इस डक्ट को क्या कहते हैं ये अगले टॉपिक में आपसे शेयर करूंगा. ऐसे डक्ट बोले तो पाइप, इस पाइप को क्या कहते हैं वो अगले टॉपिक में आपसे डिस्कशन चलेगी. अच्छा, फिलहाल इसी डक्ट की तरफ आते हैं. कहने लगा था कि ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन है. ज़रा बताइए किस सेक्शन में वेलोसिटी हाई होगी. तो ऑब्वियसली भाई जहाँ पे एरिया कम है, जो थिन साइड है, वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. सो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से प्रेशर मिनिमम होगा. और इन साइड्स पे ए और सी साइड्स पे वेलोसिटी मिनिमम होगी और इन साइड्स पे प्रेशर मैक्सिमम होगा. सो दिस इज वी हैव ऑलरेडी लर्नड. ये वो बात है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. अब इस चीज़ को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे से कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. तो ज़रा देखिएगा, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज लिफ्ट एन एरोप्लेन. एरोप्लेन को टेक ऑफ करवाने के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का, इसी फिनोमेना का इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. जी, एयरप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, हाउ द एरोप्लेन टेक ऑफ. मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, फिर मैं बताऊंगा इसके हवाले से सवाल क्या बनता है. अगर आपने कभी जहाज़ का सफ़र किया है, अगर आपने कभी जहाज़ का सफ़र नहीं भी किया तो आपने हॉलीवुड की मूवी में यकीनन ये सीन देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एयरप्लेन विंग. मान लीजिए कि ये एयरप्लेन विंग है. इस एयरप्लेन विंग की बैक साइड पे एक फ्लैपर लगा होता है विच कैन मूव अप एंड डाउन. ये जहाज़ आ रहा है, ये फ्लैपर ऊपर नीचे, एक छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है विच कैन मूव अप एंड डाउन, जो ऊपर नीचे मूव कर सकती है. इस फ्लैपर, इस स्ट्रिप की मूवमेंट का एरोप्लेन को क्या फ़ायदा? उसके टेक ऑफ में, उसके लिफ्ट में या उसको लैंड करवाने में ये फ्लैपर कैसे अपना रोल प्ले करता है. ये फ्लैपर इस कदर इंपॉर्टेंट है कि उस एरोप्लेन को लिफ्ट करवाने में, टेक ऑफ करवाने में और उसे लैंड करवाने में यही फ्लैपर अपना सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है. होता क्या है, आप जरा देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द विंग. मान लीजिए कि इस वक्त फ्लैपर या वो स्ट्रिप जो ऊपर नीचे मूव कर सकती है वो नहीं लगी हुई. दिस इज अ प्लेन विंग. जब ये प्लेन विंग जहाज़ के साथ उड़ रहा है तो ऊपर और नीचे हवा की स्पीड यूनिफॉर्म है, बराबर है.
जितनी स्पीड से हवा इस पर के ऊपर से गुजर रही है उतनी स्पीड से हवा इस पर के नीचे से गुजर रही है। पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही इस फ्लैपर को मैं ऊपर की तरफ बेंड कर दूंगा, ना देखिएगा ऊपर की तरफ अब एक हर्डल आ गई, जो हवा सामने से आएगी उस हर्डल से टकराएगी, ऐसी है। एंड व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी ऑफ एयर, ऊपर से आने वाली हवा की वेलोसिटी कम हो जाएगी, नीचे से आने वाली हवा की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो अगर तो ऐसा हो जाए कि ऊपर वाली हवा की वेलोसिटी कम हो जाए, नीचे वाले की वेलोसिटी बढ़ जाए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे लो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर कम, ऊपर प्रेशर ज़्यादा, यानी जहाज़ को ऊपर से दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जहाज़ लैंड कर जाएगा। और इसके बरक्स अगर कुछ ऐसा हो कि ये फ्लैपर नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जाए, इस सिचुएशन में नीचे से जितनी भी एयर आ रही होगी उसे एक हर्डल का सामना करना पड़ेगा, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। एंड नीचे व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी ऑफ एयर वुड बी लो। सो अगर तो कुछ ऐसा काम हो जाए सपोज कर लीजिए, दिस इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल विंग ऑफ अ प्लेन, मेरी ये खूबसूरत ड्राइंग है। सपोज कर लीजिए कि दिस इज आई एम जस्ट ड्राइंग द विंग ऑफ अ प्लेन। अगर तो ऐसा हो जाए कि नीचे वाली साइड पे वेलोसिटी लो हो जाए, आपने फ्लैपर को नीचे कर दिया था, नीचे वेलोसिटी कम हो गई, ऑब्वियसली ऊपर फ्लैपर नहीं है, ऊपर वेलोसिटी वुड बी हाई। सो प्रेशर का तनासुब क्या होगा, प्रेशर की वैल्यूज़ क्या होंगी, नीचे वेलोसिटी लो है, प्रेशर वुड बी हाई, प्रेशर बहुत हाई होगा, ऊपर प्रेशर की वैल्यू लो होगी। अब याद रखिए कि किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये प्रेशर कौन सा, ये एयर प्रेशर है जो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है। यू नो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे जो फोर्स लग रही है दैट इज प्रेशर। ये ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है, जबकि ऊपर से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो कम है। सो नाउ यू नो दैट कि नीचे वाली फोर्स, अगर नीचे वाला प्रेशर अगर हाई है, वेयर दिस प्लेन विल गो, अल्टीमेटली दिस प्लेन विल गो अपवर्ड। उस प्लेन पे परों की जानिब से, नीचे की जानिब से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी और वो हवा उसे उठा के ऊपर ले जाएगी। सो दिस इज द सिंपल फिनोमेना ऑफ लिफ्ट इन अ प्लेन। प्लेन में लिफ्ट कैसे मिलती है, प्लेन में लिफ्ट मिलती है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब एक बड़ा मशहूर सवाल मेरा पुत्र यहाँ पे बना करता है, मैं सवाल की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सवाल बना करता है, हाउ बर्नौलीज इक्वेशन helps in lifting, in providing lift to the plane। एरोप्लेन को लिफ्ट प्रोवाइड करने में, उठाने में बर्नौलीज इक्वेशन कैसे हेल्पफुल है। सो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल राइट इन दिस शॉर्ट क्वेश्चन। आप शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, मेरे लेक्चर को जरा गौर से सुनिएगा। पेज नंबर 135 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन, द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन इज ड्यू टू दिस इफेक्ट। इस दिस इफेक्ट को आप काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे द लिफ्ट इन एन एरोप्लेन इज बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन लिखने के बाद आगे फिर आप वही पैराग्राफ एज इट इज लिखना शुरू कर देंगे। द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द एरोप्लेन विंग इज इलस्ट्रेटेड, ये लाइन काट के द विंग इज डिजाइन, यहाँ से द विंग इज डिजाइन टू डिफ्लेक्ट द एयर सो दैट स्ट्रीम लाइंस आर क्लोज टुगेदर अबव द विंग देन बिलो इट। यानी ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नीचे वेलोसिटी कम होगी, लिहाजा नीचे प्रेशर हाई होगा। ये पैराग्राफ लिखेंगे वो इसके सवाल का जवाब कंसिडर होगा, जो सवाल मैंने आपको लिखवा दिया ऊपर। इसी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड की एक और एप्लीकेशन, दैट इज सेकंड एप्लीकेशन इज स्विंग इन टेनिस बॉल। स्विंग इन टेनिस बॉल, अगर आप में से कोई टेनिस खेलता है, टेनिस पसंद करता है, टेनिस को फॉलो करता है, इवन लॉन्ग टेनिस और जो टेबल टेनिस है उसमें भी यही फिनोमेना अप्लाई होता है जो मैं आपको बताने लगा। अगर तो आप टेनिस खेलते हैं, टेनिस फॉलो करते हैं, टेनिस देखते हैं, तो आपने एक बड़ा कॉमन फिनोमेना देखा होगा, व्हेनेवर द प्लेयर स्मैशेस द बॉल, जब भी प्लेयर बॉल को स्मैश करता है, वो बॉल जब अगले ओपोनेंट की कोर्ट में जाती है, उस ओपोनेंट के पास जाती है, तो उसे डिसीव कर देती है,
ओपोनेंट को शायद ऐसा फील हो रहा होता है कि बॉल आएगी इस तरफ, ओपोनेंट इस तरफ बॉल को खेलने के लिए भागता है कि वो बॉल हवा में ही कर्व होके इस तरफ आ जाती है। इसकी बरक्स हो सकता है ओपोनेंट को फील हो रहा हो बॉल इस तरफ आ रही है, ओपोनेंट इस तरफ खेलने के लिए जाता है लेकिन हवा में बॉल कर्व होके स्विंग होके इस तरफ आ जाती है। इस ओपोनेंट को एक धोखा फील होता है, एक ओपोनेंट डिसीव हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉल की राइट डायरेक्शन जज नहीं कर पाता और पॉइंट उस प्लेयर के हाथ में चला जाता है जो बॉल को स्मैश करता है। अब वो बॉल को स्विंग कैसे करता है हवा में, बॉल को हवा में स्विंग किस तरह से करवाया जा सकता है, दैट इज वंस अगेन द रीजन इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। अब जरा गौर से सुनिएगा होता क्या है यहाँ पे। व्हेनेवर अ प्लेयर स्मैशेस अ बॉल तो बॉल में स्पिनिंग मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप स्लो मोशन में देखें, बॉल आ रही है, बॉल को जब हिट किया जाएगा, हिट करते साथ ही बॉल जो है वो स्विंग होना शुरू हो जाएगी, स्पिन होना शुरू हो जाएगी, बॉल घूमना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए कि वो जो बॉल स्पिन कर रही है वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉल, बॉल में जो स्पिनिंग मोशन है वो कुछ इस तरह से, यानी बॉल इस तरह से स्पिन हो रही है, यानी ये साइड बाहर आ रही है और ये साइड अंदर जा रही है, लाइक दिस। अच्छा, बाहर आने और अंदर आने को डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैं डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हूँ, ये साइड बाहर आ रही है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। यानी ये साइड क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से बॉल बाहर निकल रही है और यहाँ से बॉल अंदर आ रही है। इस तरह का अंदर जाने को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी दोबारा सुन लीजिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आई। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास बॉल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये एक चीज़ है, मैं इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने बॉल को कुछ इस तरह से हिट किया कि बॉल अब इस तरह से स्पिन होती हुई आगे जा रही है, बॉल स्पिन्स ऐसे स्पिन होती हुई आगे जा रही है। यानी कि जो बॉल की ये साइड है यहाँ से बाहर निकल रही है, कैन यू सी इट इज़ कमिंग, दिस साइड इज़ कमिंग आउटवर्ड, और ये साइड अंदर की तरफ जा रही है, इन साइड जा रही है। इस तरह से बॉल स्पिन करती हुई आगे आ रही है। तो ये साइड क्योंकि बाहर आ रही है, बाहर आने को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये साइड अंदर जा रही है, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मज़े की बात यह है कि ये जो स्पिन की डायरेक्शन है, ये स्पिन की डायरेक्शन हवा की डायरेक्शन से मिलती है तो स्विंग प्रोड्यूस होती है। जुमला मैंने बोल दिया, समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। मैंने कहा ये जो स्पिन की डायरेक्शन है, यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, जो स्पिन ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ये स्पिन की डायरेक्शन हवा की डायरेक्शन से मिलती है तो स्विंग प्रोड्यूस हो जाती है। समझाता हूँ कैसे। अब मान लीजिए कि हवा चल रही है ऐसे, अंदर की जानिब चल रही है, हवा की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो भाई हवा अगर अंदर की तरफ है तो क्रॉस, इस तरफ भी क्रॉस, हवा तो अंदर की तरफ चल रही है। अब सारे के सारे बॉल पे हवा कहाँ पे लग रही है, अंदर की तरफ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें मेरा बच्चा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बॉल के इस तरफ हवा की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, बॉल की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। बॉल की डायरेक्शन और हवा की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। जब बॉल और हवा की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, लिहाजा उस वक्त वेलोसिटी ऑफ एयर लो हो जाएगी, हवा की स्पीड यहाँ पे लो हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स अगर आप यहाँ पे देखें, बॉल और हवा की स्पीड डायरेक्शन दोनों अंदर की तरफ है, सो यहाँ पे वेलोसिटी विल बी वेरी हाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को इन्हांस कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को बढ़ा रही हैं, और यहाँ पे फिर प्रेशर अल्टीमेटली लो हो जाएगा, प्रेशर विल बी लो। अब होगा क्या, इस साइड पे प्रेशर हाई है, उस साइड पे प्रेशर लो है, तो भाई हवा इस साइड से बॉल पे एक फोर्स लगाना शुरू करेगी, और होगा क्या, बॉल हाई प्रेशर से मूव करता करता लो प्रेशर की तरफ चला जाएगा। वो ओपोनेंट यही समझता रहेगा कि शायद बॉल ने आगे आना है, मगर बॉल अपना असल पाथ बदल के कर्व होकर उस तरफ चला जाएगा, और ओपोनेंट इस चीज़ से डिसीव हो जाएगा, ओपोनेंट इस चीज़ को, उस पॉइंट को समझ नहीं पाएगा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब इसका सवाल कैसे आता है, इसका सवाल कुछ इस तरह से आता है, मैं ये पे लिख देता हूँ, हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन टेनिस बॉल। टेनिस बॉल में भाई स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो आपके सामने आ गया। इसके बाद एक बड़ा और मशहूर सवाल कि आपकी गाड़ी में एक बड़ी मज़े की डिवाइस लगी हुई है जो आपकी गाड़ी के इंजन को पेट्रोल फीड करती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज कार्बोरेटर।
जो तो लड़के मेरे इस वक्त लेक्चर सुन रहे होंगे वो तो कार्बोरेटर के नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, क्योंकि सभी ने कभी ना कभी अपनी बाइक की ट्यूनिंग ज़रूर करवाई होगी, गाड़ी की ट्यूनिंग ज़रूर करवाई होगी। तो ट्यूनिंग के दौरान जो मैकेनिक है वो कार्बोरेटर को ज़रूर साफ़ करता है, उसकी ओवरऑलिंग ज़रूर करता है। तो कार्बोरेटर किस तरह से काम करता है, कार्बोरेटर टंकी से पेट्रोल लेके इंजन को किस तरह फीड करता है, कार्बोरेटर में ऐसी क्या ख़ास चीज़ है, ज़रा गौर से देखिएगा। That carburetor is made up of a duct. That duct is called as Venturi's duct. ये जो कार्बोरेटर है जनाब ये वेंचुरीज डक्ट से बना होता है। असल में कार्बोरेटर वेंचुरीज डक्ट ही होती है। मैंने अभी शायद आपको बताया कि पता नहीं बताया। दिस डिवाइस या दिस डक्ट या दिस पाइप इज कॉल्ड एज वेंचुरीज डक्ट। अभी आगे पढ़ाऊंगा इसे वेंचुरीज डक्ट क्यों कहते हैं। ऐसी डक्ट होती है, ऐसा एक पाइप होता है कार्बोरेटर। असल में होता क्या है जनाब, आपका जो कार्बोरेटर है दैट इज कनेक्टेड विद द एयर इनलेट, एयर फिल्टर के साथ कनेक्टेड होता है। आप बाइक पे अगर ट्यूनिंग करवाने के लिए जाएं तो कार्बोरेटर के पीछे देखिएगा एक एयर फिल्टर लगा होता है। वो एयर फिल्टर इंजन को हवा प्रोवाइड करता है। आपको पता है कंबस्टन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर भी गाड़ी के अंदर मौजूद एयर फिल्टर के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि कार्बोरेटर को हवा दे रहा है, कार्बोरेटर को एयर प्रोवाइड कर रहा है। सो भाईजान अब यहाँ पे होना क्या है, दिस कार्बोरेटर हैज़ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एयर इनलेट। जनाब यहाँ से हवा आ रही है, जब यहाँ से हवा एंटर होना शुरू होगी, यहाँ पे एट दिस साइड, एट दिस सेक्शन एरिया इज हाई, वेलोसिटी इज लो। जब वेलोसिटी कम होगी जनाब तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, प्रेशर विल बी हाई। जब ये सारी की सारी एयर एंटर होगी इस तंग चैम्बर के अंदर, इस तंग चैम्बर के अंदर एक छोटी सी नोजल के साथ, एक छोटे से पाइप के साथ कनेक्शन जा रहा होगा आपके फ्यूल टैंक की तरफ। ये जो नीचे की तरफ मैंने ड्रॉ किया, ये आपकी गाड़ी या आपकी बाइक का फ्यूल टैंक है। अब फ्यूल टैंक में से फ्यूल कार्बोरेटर में कैसे जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। होता क्या है कि जब यहां से एयर पास करती है, यहां पे एरिया कम है, वेलोसिटी हाई हो जाती है। जब वेलोसिटी हाई होती है तो सेंटर में प्रेशर लो हो जाता है, यानी सेंट्रल रीजन में प्रेशर इंतहाई कम होता है। इतना कम प्रेशर होता है कि नीचे जो फ्यूल पड़ा होता है, फ्यूल इज एट हाई प्रेशर। ऑब्वियसली फ्यूल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पड़ा हुआ है, रूम प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे पड़ा हुआ है। ऊपर प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली याद रखिएगा, एक जगह पे अगर किसी चीज़ का प्रेशर ज़्यादा हो, दूसरी जगह पे कम हो, चीज़ ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से मूव करके लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देती है। सिंपल सी बात है, अगर सिलेंडर में आपको गैस भर देंगे हाई प्रेशर पे, बाहर अगर प्रेशर कम होगा, सिलेंडर का ढक्कन खोलेंगे, सारी की सारी हाई प्रेशर से गैस निकल के बाहर आ जाएगी। वही काम यहाँ पे होता है, नीचे हाई प्रेशर होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। तो जनाब फ्यूल टैंक में से फ्यूल के फ्यूम्स, क्या लफ्ज़ यूज़ किया मैंने, फ्यूम्स। फ्यूम्स में बोले तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट, छोटी छोटी मिस्ट, जैसे फवार होती है सर्दियों में जो धुंध पड़ती है, वैसी मिस्ट ऊपर आएगी। वो मिस्ट मिलेगी इस हवा के साथ और जनाब यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर का नाम क्या होगा, इस मिक्सचर का नाम होगा एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। मिस्ट कहते हैं इसको, एयर प्लस फ्यूल मिस्ट। वो एयर प्लस फ्यूल मिस्ट आगे की तरफ जाएगी, देन इट इज़ फेड टू द इंजन ऑफ योर कार और इंजन ऑफ योर बाइक, जहाँ पे उसकी कंबस्टन होगी। देखें फ्यूल के साथ ही हवा भी मिक्स होगी, ऑक्सीजन भी मिक्स होगी। वो ऑक्सीजन आगे जब इंजन के पास जाएगी इट विल बर्न, वो कंबस्टन का प्रोसेस करेगी जिससे आपका इंजन रन करेगा। तो मैंने जनाब आपको इस टाइम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन और बताया, स्विंग एंड टेनिस बॉल और कार्बोरेटर वाला। ये आपको किताब में कहाँ मिलेंगे, आपने किताब में कहाँ से हल करने, पेज नंबर 135 ही देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ। When a tennis ball is hit by a racket in such a way, last paragraph, इस सफ़ा नंबर 135 की आखिरी 2 लाइनें। When the tennis ball is hit by a racket in such a way that it spins as well as move forward, the velocity of air on one side of the ball increases due to the spin and air is in the same direction। जो मैंने आपको बताया था, spin और air same direction में, वहाँ पे velocity बढ़ जाएगी and hence the pressure decreases। यहाँ पे pressure कम हो जाएगा, लो हो जाएगा pressure यहाँ पे।
Hence the air pressure decreases. It gives extra curvature to the ball known as swing, which deceives the opponent player. जिसकी वजह से बॉल को एक एक्स्ट्रा कर्वेचर कर्व हो जाएगी बॉल, जिसकी वजह से जो सामने वाला हमारा ओपोनेंट होगा वो धोखे में आ जाएगा, वो डिसीव हो जाएगा। इसके बाद जो कार्बोरेटर वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, कम ऑन पेज नंबर 136, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लेफ्ट साइड पे बॉटम पे एक गुलाबी रंग का डब्बा बना हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का, जरा वो भी देखिएगा। कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन यूजेस अ वेंचुरीज डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल। एयर एंड पेट्रोल का करेक्ट मिक्सचर इंजन को फीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट, एयर डक्ट के थ्रू आती है। Along the pipe to the cylinder, a tiny inlet at the side of duct fed with petrol. The air through the duct moves very fast, creating a low pressure. इस साइड पे इस सेंटर में हवा की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है विच ड्रॉस पेट्रोल वेपर्स इनटू एयर स्ट्रीम, जो कि पेट्रोल वेपर्स को, फ्यूल के वेपर्स को उठा के यहाँ पे डक्ट में ले आता है, फिर ये सारे मिक्स होके इंजन की तरफ जाते हैं। सो आपके तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस हो गए यहाँ पे। आई गेस आपका कोई सवाल नहीं होगा यहाँ पे। अगर कोई सवाल स्टिल है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, कोई मसला नहीं, ज़रूर पूछें, जब मर्जी पूछें। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेंचुरीज रिलेशन। वेंचुरीज रिलेशन क्या कहते हैं जी, इसकी भी ज़रा सुन लेते हैं। वेंचुरीज रिलेशन, वंस अगेन मुझे वो वेंचुरीज डक्ट बनानी पड़ेगी, ज़रा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास वंस अगेन वही नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है जो साइडों से चौड़ा और सेंटर से पतला है जी। समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह, मतलब अब समझ तो गए ही हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज दैट डक्ट। मैंने कहा कि इस डक्ट को, इस पाइप को क्या कहते हैं, दिस पाइप इज कॉल्ड एज वेंचुरीज डक्ट या वेंचुरीज पाइप भी कहते हैं, नॉट डक्ट, वेंचुरीज पाइप भी कहते हैं उसको। इसका एक और नाम भी है, इसे वेंचुरी मीटर भी कहते हैं। अभी बताऊंगा ये वेंचुरीज मीटर क्या मेजर करता है। अच्छा जी, अब वेंचुरीज रिलेशन क्या है जरा देखिएगा। दिस डक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर, ऑन अ यूनिफॉर्म फ्लोर। ये डक्ट जो है वो एक आम फर्श पे, ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इन तीनों साइड्स की ज़मीन से हाइट क्या होगी, ये भी ज़मीन पे पड़ी हुई है, यहाँ वाली हाइट भी ज़ीरो, इस साइड की हाइट भी ज़ीरो। इन दो साइड्स की अगर मैं बात करूँ, इन दो का कंपैरिजन करूँ, ये तो फिर पहले जैसी, तो इन दोनों की बात करूँ, दोनों की हाइट ज़मीन से सेम है। अगर यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को पुट करें वेंचुरीज रिलेशन निकालने के लिए, वेंचुरीज रिलेशन फाइंड करने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन पुट करें तो दैट इज P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 दैट इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अगर आप गौर करें तो क्योंकि ये ज़मीन पे पड़ी हुई है, ज़मीन से हाइट एक ही लेवल पे है, ज़मीन से हाइट सेम है, तो आप H1 और H2 को ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे H1 भी जनाब ज़ीरो है और H2 भी ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ एट द सेम लेवल, हाइट कोई भी नहीं है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो ये नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बिकम P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मामला, एक माजरा और भी है, वो माजरा और क्या है जनाब, देखिएगा ज़रा। दिस साइड यहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा है, यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है और यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। ऑब्वियसली अब आप ये भी जानते हैं कि ये साइड बड़ी है, चौड़ी है, तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया तंग हो गया, एरिया कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों की वेलोसिटी में इतना फ़र्क है, ये V1 बहुत छोटी है, V1 बहुत बड़ी है। V1 इतनी छोटी है कि हम कहते हैं कि V1 जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। जैसे आपने टॉरिस एलिस थ्योरम में कहा था ना कि वो एरिया
वहाँ से पानी के नीचे आने की वेलोसिटी बहुत कम है। इसी तरह ये साइड बहुत चौड़ी है, यहाँ से तकरीबन पानी के निकलने की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 है। सो भाई ये साइड भी 0 हो गई। सो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आइए, आपके पास इक्वेशन फाइनली बन जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। अच्छा, अब होता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज, इस रिलेशन का नाम वेंचुरीज रिलेशन है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज, इस फॉर्मूले का नाम वेंचुरीज रिलेशन। ये रिलेशन हमें इतना पसंद क्यों है जी? इस रिलेशन का हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें दोनों साइड्स के प्रेशर की वैल्यूज़ पता होती हैं। वेंचुरीज मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इस P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू का पहले ही पता होता है। हम P1 माइनस P2 करते हैं, रो इज सिंपली द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो अंदर फ्लो कर रहा है। ये सारी चीज़ें पुट करके हम सेंट्रल रीजन में किसी थिन रीजन के अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेंचुरी मीटर क्या करता है? वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उस वेंचुरीज मीटर के अंदर ये पाइप, ये डक्ट इस्तेमाल होती है। इस डक्ट का नाम वेंचुरीज डक्ट है। सो अब आपको दो चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। बड़े मशहूर रिलेशंस, ये बड़े मशहूर MCQs के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है, आपको ये फार्मूला लिख के आ जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। और पूछा जाएगा कि भाई इस रिलेशन को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए फाइंड प्रेशर, ऑप्शन बी फाइंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी फाइंड डेंसिटी, ऑप्शन डी ऑल। तो असल में ये फॉर्मूला कौन सा है? वेंचुरीज रिलेशन है। और वेंचुरीज रिलेशन असल में क्या चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये डक्ट ड्रॉ करके पूछी जा सकती है। इस डक्ट का नाम क्या? वेंचुरीज डक्ट है। ठीक है जी, वेंचुरीज डक्ट कहाँ इस्तेमाल होती है? वेंचुरीज मीटर में इस्तेमाल होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है? वंस अगेन फिर से, तो मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपका ये वेंचुरीज रिलेशन भी पूरा हो गया। इन शॉर्ट समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब एक ब्लड फ्लो का छोटा सा टॉपिक रह गया, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करके फिर आज जो है इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ब्लड फ्लो पे एक छोटी सी बात करनी है 1-2 मिनट की, फिर आज का हमारा लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम पे आ जाएगा। लेट्स से जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज़, लेट्स सी, द टॉपिक इज़ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो वैसे तो बायोलॉजी का टॉपिक है, बायो का टॉपिक है, जहाँ पे हमने शुरू में जब किताब शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हम बताते होते हैं कि जी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिकल साइंसेस, तो हम कहते हैं दैट इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम यहाँ पे ब्लड फ्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक बर्नौलीज इक्वेशन के साथ है। इसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन में मैंने क्या कहा था कि वो इक्वेशन किसके लिए? अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप के लिए, यानी ऐसे पाइप के लिए जो एक तरफ से पतला हो, एक तरफ से छोटा हो। तो हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स, जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी क्या उनको कैपिलरीज या वट जो वर्ड हमारी वेन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्टरीज, वेन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हमारी बॉडी में जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अपनी बॉडी पे कभी टाइट करके देखिएगा, अगर आपकी में से किसी की बॉडी शॉडी है तो कहीं पे कोई वेन बहुत प्रोमिनेंट होती है, बहुत मोटी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, और किसी किसी जगह पे एक नीडल से भी थिन वेन है। सो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वेन्स हमारी पूरी बॉडी में तमाम वेन्स पे, तमाम आर्टरीज के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होती है। सो हमारी बॉडी के अंदर इवन जो ब्लड फ्लो है दैट इज़ वंस अगेन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो में सबसे कॉमन चीज़ जो हम मेजर करते हैं दैट इज़ ब्लड प्रेशर। आप में से हर बच्चे ने शायद कभी ना कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर मेजर करवाया हो। अगर नहीं करवाया तो अल्लाह करे कि आपको कभी ज़रूरत भी ना पड़े करवाने की। आपने अपनी फैमिली में कभी किसी का मेजर होते देखा होगा या कभी मेजर होते सुना होगा। अब तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ना वो बड़ी मॉडर्न किस्म की डिवाइसेस आ गई हुई हैं। ऐसे पैड लगाया और बटन दबाया, हवा भरती है और ब्लड प्रेशर की वैल्यू सामने उस पैड के ऊपर आ जाती है। अब तो आजकल वो बड़े कॉमन पैड हो गए हैं, उसके ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी आ जाता है, पल्स रेट भी आ जाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा,
मैं प्रॉपर उस ब्लड प्रेशर मेजर करने की बात कर रहा हूँ, वो जो एक छोटे से पंप से एयर प्रेस करते थे, जिसका आप हर बच्चे का बचपन में ख्वाब होता, क्लिनिक पे जाए ब्लड प्रेशर चेक करवाए तो उस पंप के साथ ज़रूर खेले। उस पंप को दबाते थे, यहाँ पे हवा भरी जाती थी और एक ऐसे मीटर के ऊपर मरकरी उठता था, वो मैं उस ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो हमने वो देखने की जी ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। फटाफट से बात शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, अपने ब्लड के ऊपर। जो सबसे पहला सवाल इसमें से पूछा जाता है दैट इज़, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ ब्लड का और वाटर का। जो डेंसिटी ऑफ ब्लड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। पहला पॉइंट जहन में रखिएगा, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ ब्लड आर ऑलमोस्ट सेम। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही आपको ये भी पता होनी चाहिए, बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि जी व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ ब्लड। अब पूरी फिजिक्स की किताब में डेंसिटी ऑफ ब्लड का जिक्र कहीं पे भी नहीं कि ब्लड की डेंसिटी क्या है। इतना बताया हुआ है कि ब्लड की डेंसिटी वाटर जितनी है। वाटर की आपको पता है क्या होती है, सो 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, यही ब्लड की है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी तकरीबन ब्लड के अंदर 50% रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी ब्लड कंटेन्स, हमारा जो ब्लड है, ब्लड कंटेन ऑलमोस्ट 50% ऑफ आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में तकरीबन 50% रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स गाढ़े होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की निस्बत, इनकी विस्कोसिटी ग्रेटर होती है, ये थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये गाढ़े होते हैं तो फिर इसकी ब्लड की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो लें जी भाई, फिर अगली बात आ गई विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये विस्कोसिटी का साइन है, बताया हुआ है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। कितनी ग्रेटर होती है? 3 to 5 टाइम्स। खून की जो विस्कोसिटी है, थिकनेस है, वो पानी से तकरीबन 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है। ये MCQs के तीनों पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं जी, ज़रा सुनिएगा गौर से, बड़ी अहम बात करने लगा। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं जी? स्फेग्मोमैनोमीटर। अब स्फेग्मोमैनोमीटर वही डिवाइस है जिसमें एक पैड को आपकी लेफ्ट आर्म पर रोल किया जाता है, उसकी एक तार के साथ पंप जोड़ा होता है, वो जो डॉक्टर फुस 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 करके दबाता है, आपके इस पंप में हवा भरी जाती है और साथ ही वो स्टेथोस्कोप लगा के वो आवाज़ें कुछ सुनता है, कुछ गाने सुनता है, यहाँ से कुछ बज रहे होते हैं। मैं आपको सारा बताता हूँ वो क्या सुनता है। होता क्या है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जब पैड यहाँ पे लगाया जाता है, उस पैड में हवा भरी जाती है, तो असल में हवा भर के यहाँ पे मौजूद तमाम की तमाम वेन्स को ब्लॉक किया जाता है। हमारी वेन्स बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह होती हैं, जिस तरह वो बोतल पीने वाला जो आप कोल्ड ड्रिंक बड़े मज़े से पीते हैं, चुस्कियाँ ले लेके, वो जो स्ट्रॉ से पीते हैं या जो पीती हैं, वो स्ट्रॉ इन्फ्लेटेबल है, यानी कि वो दबाया जा सकता है, वो सॉलिड रिजिड नहीं है। हमारी वेन्स भी वैसी होती हैं। जब यहाँ पे पैड लगा के हवा भर दी जाती है तो सारी की सारी नर्व्स ऐसे पिचक जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं और ब्लड फ्लो डिसकंटिन्यू हो जाता है। फिर डॉक्टर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाता है और आहिस्ता आहिस्ता से एयर को रिलीज़ करना शुरू करता है। अब आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लें, सॉफ्ट ड्रिंक के स्ट्रॉ को जब अपने मुंह में डालें तो स्ट्रॉ को पकड़ लीजिएगा, दबा लीजिएगा और मुंह से सक करने की कोशिश कीजिएगा। ऑब्वियस ही बात है, आपने जब तक वो स्ट्रॉ पकड़ा होगा, कोई भी वो सॉफ्ट ड्रिंक का पार्टिकल या मॉलिक्यूल आपके मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आपने एकदम नहीं छोड़ना, आपने हल्का हल्का रिलीज़ करना है, बिल्कुल हल्का हल्का हाथ से रिलीज़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पार्टिकल्स आपके मुंह में जाना शुरू होंगे, आपको एक गार्गल साउंड प्रोड्यूस होगी। कैसी? ऐसी साउंड प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही जब यहाँ पे सारी की सारी वेन्स पहले कोलैप्स की होती हैं, वो डॉक्टर हल्का सा प्रेशर रिलीज़ करना शुरू करता है। जैसे वो स्ट्रॉ हल्का सा खुलता है ना आपका और भाग के बोतल ऊपर जाती है, वैसे ही वो सारी की सारी वेन्स हल्की सी जब रिलीज़ होती हैं, ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, वही गार्गल साउंड आती है। सो वो जो पहली गार्गल साउंड आती है वो बताती है आपको सिस्टोलिक प्रेशर। जिन लोगों ने ब्लड प्रेशर मेजर करवाया उनको पता होगा 2 वैल्यूज होती हैं प्रेशर की। सो सबसे पहली आती है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 टॉर फॉर अ नॉर्मल पर्सन। फिर उसके बाद क्या होता है, वो मज़ीद प्रेशर को रिलीज़ करना शुरू करते हैं।
एक पॉइंट आता है कि वो सारी की सारी वेन्स वापस असल हालत में फूल जाती हैं और वो जो साउंड होती है गार्गल साउंड वो ख़त्म हो जाती है, ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। जिस प्रेशर पे ब्लड फ्लो सिमेट्रिकल या स्मूथ होता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब भाई जी इसकी वैल्यू होती है 80 टॉर, ठीक है जी। सो यू मस्ट नो व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, ऊपर वाला 120 नीचे वाला 80। कभी पूछिएगा अपने अब्बा जी से अम्मा जी से अगर किसी ने ब्लड प्रेशर नहीं करवाया हो, ऊपर वाला कितना आपका नीचे वाला कितना, ऊपर वाला 120 होता है नीचे वाला 80 होता। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।